नमस्कार, मैं हूं गुरमेज दराना और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। नवतेज टीवी प्रत्येक दिन आपको हर एक नई शख्सियत के साथ में मुलाकात करवाता है। ऐसे ही आज हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मेजर अभिमन्यु सिंह। सीधे तौर पर उनके साथ में जुड़ेंगे, कुछ राजनीति के विषय में भी सवाल होंगे, किस तरह उनका सेना में कार्यकाल रहा, किस तरह परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, या यूँ कहें कि समाजसेवी संस्थाओं के साथ में फ़िलहाल जुड़कर क्या कर रहे हैं। मेजर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नवतेज टीवी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नवतेज टीवी के सभी दर्शकों को और नवतेज टीवी की टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का, आपके समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया। चलिए मेजर जी, पहला सवाल है मेरा, बचपन में किस तरह से आपको लगा कि सेना में जाना चाहिए, या फिर कैसे शौक़ पैदा हुआ? देखिए, जिस समाज के हम सहभागी हैं या जिस समाज के हम हिस्सा हैं, यहाँ पे शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसके बाद आप व्यवसाय में जाते हैं, सेना में जाते हैं। ये एक ऐसा निर्णय है जो आप उस मोड़ पे लेते हैं। पहला हमारा प्राथमिक कर्तव्य ये है कि हम अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें, समाज के एक महत्वपूर्ण अंग की तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस स्थिति तक पहुँचे। फिर जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैं कंप्यूटर साइंस का बीटेक ग्रेजुएट हूँ, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे शायद सेना में अपनी सेवाएं दूंगा। तो वो मेरा एक निर्णय था जो मैंने उस समय पर लिया। किस सन से लेकर किस सन तक आपने सेवाएं दी? देखिए, मेरा जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही मेरा बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ और वहीं से शिक्षा लेकर बीच में मैं कुछ समय इंग्लैंड रहने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी। वापस लौटने के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। फिर मैंने 21 साल की आयु में निर्णय लिया कि मुझे सेना में सेवाएं देनी चाहिए। आपने बताया कि इंग्लैंड में काफ़ी साल रहे, तो आपका मन कैसे बना, क्यों सेना में आना चाहिए आप, या किसी से प्रेरित थे आप? नहीं, प्रेरित नहीं। हर व्यक्ति को एक धारणा होती है कि जब वो नौकरी की तलाश में होता है या समाज के उस पड़ाव पे होता है कि उसको नौकरी वाले विषय में अपने आप को तब्दीली करनी होती है, तो एक मन में भूमिका थी कि किस तरह से आप समाज को, देश को अपनी सेवाएं देके वो ऋण लौटा सको। तो उसके लिए शायद उस समय पर, उस स्थिति में मेरे को सबसे अच्छा मार्ग सेना का लगा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे सेना का हिस्सा होना चाहिए। मेजर अभिमन्यु सिंह को सेना में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या यूँ कहें कि क्या कुछ खास रहा वहाँ पर, कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी रही? देखिए, सेना इतना बड़ा एक अपने आप में एक बहुत से लोग सेना से जुड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति जो भी सेना में है वो अपना बहुत परिश्रम करके, बहुत कठिनाइयों का सामना करके वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बट वो एक जो भरोसा है, या देश के प्रति समर्पण है, या एक दूसरे के प्रति जो भाव है, वो उन सब कठिनाइयों को दूर करके एक खुशहाल माहौल बनाकर वो समय व्यतीत करा देता है। और आपके मन में एक चीज़ हमेशा रहती है कि मैं कुछ लौटा रहा हूँ, तो वो खुशी बहुत होती है उन सब कठिनाइयों को दूर करने में। कोई ऐसा मोमेंट आया जिसमें आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए, फैमिली की याद आई, या कि होता है कि सेना में दूर अक्सर हम सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देखते हैं? वो एक स्वाभाविक सा वो है, हर भाव, जैसे कि हम बोलते हैं कि हर इमोशन एक कंपोनेंट है ना, एक व्यक्तित्व का। जो व्यक्ति खुल के हंसना नहीं जानता, जो व्यक्ति खुल के रो नहीं सकता, खुश के नाराज़गी नहीं जाहिर करता, ये भाव हैं जीवन के। ये एक व्यक्ति का हिस्सा है, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन आप किस माहौल में और किस उद्देश्य से सेवा दे रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ राष्ट्र आ जाता है तो वहाँ पे ये सब भाव एक तरफ हो जाते हैं और आप बड़े संकल्प के साथ उस देश सेवा में लग जाते हैं। तो कठिनाइयाँ कोई ऐसा वो नहीं होता, बट बहुत अलग अलग जगह, जैसे मैंने अपना करियर लेह लद्दाख से शुरू किया और मैं स्वयं मध्य भारत का हिस्सा होने के नाते, मेन लैंड्स का निवासी होने के नाते जब लेह में गए तो वहाँ पे कठिनाइयाँ थी, मौसम से संबंधित थी, और सामान वहाँ कैसे पहुँचे, बहुत छोटे छोटे ऐसे विषय जो हर रोज़ सेना फेस करती है, लेकिन उसमें बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं। आप सोचिए कि 65 के समय में स्थितियाँ कैसी रही होंगी, सन 80 के समय में स्थितियाँ कैसी रही होंगी। जब तक हम सेना का हिस्सा थे
तब तक बहुत तब्दीली आ चुकी थी। तब तक हमारा राष्ट्र बहुत अग्रसर कर चुका था बहुत सारे ऐसे संभागों में कि जहाँ पे कठिनाइयाँ कम हो गई थी, लेकिन वो कठिनाइयाँ फिर भी वो सब दरकिनार हो जाती हैं जब आप एक इतने बड़े समूह में इतने सारे लोगों के साथ आप एक परिवार की तरह रहते हैं। वो सब बहुत छोटी चीज़ बन के रह जाती हैं वो कठिनाइयाँ। चलिए, जिस तरह से अभी राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर राजस्थान के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, 2 राज्यों में 3 राज्यों में हुई है, तो किस एंगल से देखते हो आप? देखिए, सर्वप्रथम आपने राजस्थान की बात की है, तो राजस्थान से एक मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा है, क्योंकि युवा अवस्था के उस फेज़ में मैं राजस्थान मेरा आना हुआ। मैं जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो कल्याण सिंह जी के साथ एडीसी के तौर पर, परिसहाय राज्यपाल के तौर पर यहाँ पे राजस्थान मेरा आना हुआ था, और राज्यपाल जी के साथ होने के कारण राजस्थान के हर कोने में जाना हुआ, हर विभाग से संपर्क रहा। तो राजस्थान एक बड़ा ही प्यारा सा प्रदेश है, बड़ा आत्मीय प्रदेश है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इतनी तरह का वैरिड राजस्थान है कि आपको मेवाड़ एक अलग संभाग है, शेखावटी अलग तरह का संभाग है, जयपुर से लगता जो क्षेत्र है वो अलग प्रकार का है। लेकिन यहाँ पे आपको इतने वेलकमिंग आदमी मिलेंगे, इतने सुस्वागत करने वाले लोग मिलेंगे कि वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और राजनीतिक तौर पे जब हम बात करते हैं तो जैसा आपने कहा कि बहुत से लोगों का समायोजन राजस्थान करता है। बहुत आदिवासी क्षेत्र भी हैं राजस्थान में, मरुस्थल जैसे क्षेत्र भी हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को लेकर राजस्थान की राजनीति इन सभी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे अच्छी बात है कि एक ट्रांजिशन आपने इस बार देखा है राजनीति में, तो जो पुराने लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उनसे अब अगली पीढ़ी ने वो कार्यभार अब संभाला है जी। तो आप देखेंगे कि बहुत से युवा मंत्री अब आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से युवा विधायक आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक नई पिक्चर के साथ राजस्थान 2023 से एक नए स्वरूप में आपको दिखाई देगा, और जो कि अच्छा है, और वो सभी दलों के साथ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सब लोगों ने युवाओं को प्राथमिकता दी है, उनकी सोच को प्राथमिकता दी है। तो वो आपको प्रशासन में भी, राजनीतिक तौर पे भी, हर परिदृश्य में आपको एक नया रंग और रूप दिखाई देगा, और इससे हमें बहुत आशा भी है। राजस्थान के अंदर 5 साल के बाद में तब्दीलियां देखने को नज़र आती हैं, वही हुआ जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे। क्या लगता है कि बीजेपी जो फिर सत्ता में आई है तो विकास कार्य जोर पकड़ेंगे? देखिए, जब हम इस चेंज की बात करते हैं तो ये जनता का निर्देश है, उनकी डिमांड है, जनता का आदेश है। तो ये एक एक्सेप्टेंस है, जब जनता ने डिसाइड किया है तो उन्हीं को एक्सेप्ट करना है। तो ये जो चेंज है गवर्नमेंट में या पूरे परिदृश्य में जो बदलाव है वो जनता का किया हुआ बदलाव है, तो वो कुछ अपेक्षाओं के साथ है। और अभी तो जैसे कि आपने देखा है, शुरुआत हुई है, आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ना आपको सोच में, काम करने के तरीके में, लोगों में, व्यवस्थाओं में वो चेंज आपको, मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूर दिखाई देगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से हो आप, तो हरियाणा की राजनीति क्या कहती है? क्या लगता है कि 2024 में फिर से मोदी जी का जादू चलेगा हरियाणा में? देखिए, कुरुक्षेत्र का होने के नाते मेरी जन्मस्थली हरियाणा ज़रूर रही है, लेकिन जो प्यार, लगाव, पहचान इस प्रदेश ने मुझे दी है, तो मेरी कर्मस्थली मैं हमेशा राजस्थान को मानता रहा हूँ। तो जैसा आपको परिदृश्य राजस्थान में देखने को मिला है, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, तो ऐसी मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही कुछ प्रभाव पड़ोस का जो प्रदेश है हरियाणा, उसमें भी आपको देखने का मिलेगा, जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये चेंज आएगा। मेजर अभिमन्यु सिंह राजनेताओं के साथ में उठक बैठक है लगातार, सेवा से आप सेवानिवृत्त हो गए सेना से, तो क्या लगता है कि आपका मूड राजनीति में आने का है? नहीं, राजनीति जैसे कि आपने अभी जो बदले हुए परिदृश्य में देखा है, ये एक व्यक्ति विशेष का चुनाव ना होकर अगर लोगों का चुनाव रहे तो वो हमेशा बेहतर रहता है। हमारा काम है योगदान देना किसी भी क्षेत्र में। अब तक मौका मिला सेना के क्षेत्र में अपना योगदान देने का, तो कोशिश की कि उसको सबसे बेहतर तरीके से दे पाएँ।
एक व्यक्ति जिसका जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र की स्थली में हुआ था, वो निकलकर सबसे पहले चेन्नई में ट्रेनिंग लेके आया, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ का एक संभाग है। उसके बाद लेह जाना हुआ, फिर ऐसे घूमते घूमते पूरे परिदृश्य में राजस्थान से होते हुए अफगानिस्तान तक जाना हुआ। तो ये सब घूमने के बाद हमारा कर्तव्य है चीज़ों को करना और समाज को देना। फिर समाज अपने आप स्वयं निर्णय लेता है, वो रिफ्लेक्शन समाज से आती है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो भविष्य, चलिए मैं समझ गया आपकी बातों से कि अगर जनता आपको एक मौका देती है, जनता बोलती है कि मेजर अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाए या इनको राजनीति में आना चाहिए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि जनता जिसको भी कहे, हर युवा एक प्रोबेबल कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव है समाज का, जो कि समाज में जब कंट्रीब्यूट करता है, वो समाज को वापस लौटाने की इच्छा रखता है। उन सब लोगों को एक मौका वो बन जाता है अपने आप में। और हम अपनी तरफ से जब प्रयत्न करें समाज को वापस लौटाने की, अपने देश को वापस लौटाने की, तो समाज भी फिर आपको उसी तरह से कॉल करता है, एक कॉल देता है, एक आवाज़ देता है कि हमें आपकी रिक्वायरमेंट है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो आज है, कल है, 40 के बाद है या 50 की उम्र में है, वो जनता का निर्णय होता है सभी युवाओं के लिए। युवाओं को प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन कार्य भी कर रहे हैं, तो किन किन समाज सेवी संस्थाओं के साथ में मिलजुल कर चल रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर जगह आप जैसे नवदेश टीवी की बात कर लीजिए, आपको यहाँ पे खूब युवा दिखाई देंगे। ठीक है, एक समय था मीडिया बड़ा कंसाइज सा एक संस्थान रहा है। बस आप मीडिया को एक नज़रिए से देखते हैं कि एक बैटन है या एक बूम है और वो इंटरैक्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो आप देखेंगे बहुत सारे युवा एडिटिंग में देखेंगे, आप उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे, लेखनी के क्षेत्र में देखेंगे। ऐसे ही हर क्षेत्र में युवाओं का बहुत अलग अलग प्रकार से योगदान रहा है और रहेगा आगे देश निर्माण में, चाहे वो सेना के थ्रू है, चाहे व्यवसाय के थ्रू है, चाहे समाज सेवा के थ्रू है। वो आपको युवाओं का जो योगदान आने वाले समय में हर क्षेत्र में दिखेगा। उन्हीं युवाओं में से चयनित होके जो बेस्ट है उनको आगे देश संभालने का मौका मिलना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा है। चलिए सेना की फिर से बात शुरू करते हैं। सरकार की एक पॉलिसी अग्निवीर योजना रही है, उसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, सरकार कभी भी कोई चेंजेस लेके आती है, कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको कुछ समय देना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है, और तभी वो बदलाव आते हैं। सरकार का इसमें एक निर्णय रहा कि इस प्रकार की व्यवस्था शुरू की जाए, वो व्यवस्था शुरू की गई है। उसमें अब आगे आगे क्या क्या परिवर्तन होंगे वो समय अनुसार होंगे। अभी अग्निवीर 5 साल के लिए है, क्या पता सरकार को ऐसा लगे कि अपना पूरा योगदान युवा नहीं दे पा रहा है, उसको कुछ और समय देना चाहिए, तो आपको लगेगा वो 6 साल हो गई है, 7 साल हो गई है। तो ये जो माइनर चेंजेस हैं ये समय के साथ हो जाते हैं, लेकिन ये मानना है कि शुरुआत तो हुई है। देखिए, शुरुआत होना अपने आप में एक अहम निर्णय है। उस शुरुआत के बाद परिवर्तन वो एक उसके साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तो एक अच्छी शुरुआत है और उसमें क्या क्या तब्दीलियां होंगी वो उसको और बेहतर करती जाएंगी। किन लोगों का योगदान रहता है? आप जैसे समाज सेवी संस्थाओं में काम करते हैं, तो क्या लगता है, क्या कुछ खामियां भी देखने को मिलती हैं पब्लिक के अंदर? खामियां, देखिए, कोई भी, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब दर्पण है समाज का। जब हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जब हम उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं, तो समाज वही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। जब मान लो एक राजनीतिक पार्टी से आपका डिमांड ही ये होगी कि मेरे को सड़कों की बेहतरी करनी है, युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना है, जब आप ये सामाजिक तौर पे इन मुद्दों को उभारते हो, वही मुद्दों को पार्टियां उठाती हैं। तो किसी भी, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ दर्पण है जी, जो हम समाज में छोड़ रहे हैं। अगर हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं तो फिर उसी के अनुसार वो चीज़ें हमारे पास घूम के आ रही हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जैसे स्वच्छता अभियान है। देखिए, ये हमारे सामने हुई चीज़ें हैं कि हम भी उसमें सम्मिलित थे कि अगर हमारे हाथ में कुछ है तो चलती गाड़ी से हम उसको फेंक देते थे। लेकिन एक परिवर्तन आया, एक सोच में परिवर्तन आया, वो सरकार के सहयोग से आया, समाज के सहयोग से आया, उसमें आपकी जितनी एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व हुई, तो एक अवेयरनेस बनी। उस अवेयरनेस से क्या हुआ, अब हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना करें।
और कोई देखता है तो वो टोक भी देता है। जी। तो इस प्रकार से जो चेंजेस जो आ रहे हैं ना, वो हम लोगों से आते हैं। जो फाउंडेशन है वो समाज है, वो हम लोग हैं, और उसमें भी फाउंडेशन का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो युवा है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। जो भाव आज हम समाज में लेके जाएंगे, कल वो और बड़ा होके फैलेगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो उस चीज़ को समझेंगे। चलिए, मेजर अभिमन्यु सिंह का प्रिय नेता कौन सा है? अक्सर हम किताबों में पढ़ते थे, हमें टीचिंग करवाई जाती थी, तो एक सवाल किया जाता आपका प्रिय नेता कौन सा? तो आपका बताइए, आपका प्रिय नेता कौन? देखिए, ये थोड़ा सा कठिन सवाल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हर नेता की एक खूबी है, हर नेता का एक डोमेन है। जैसा विजन और राष्ट्र निर्माण के लिए जब हम बात करते हैं, या एक राष्ट्र की सोच जो देने का है, या सब राज्य मिलकर एक राष्ट्र की जो भावना हम जो उत्पन्न हुई है पिछले कुछ समय में, आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कितने बेहतर तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया और हर व्यक्ति आज राष्ट्र की बात करता है। तो ये जो चीज़ है ना, हमें व्यक्ति विशेष से ज़्यादा भाव पे शायद कंसंट्रेट करना चाहिए, तो हमारा चुनाव हम शायद बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका, जैसे किसी नेता का निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो सकती है, तो वो चीज़ उस नेता से सीखने की है। तो हर व्यक्ति का, हर नेता का एक अपना काम करने का ढंग है, वो प्रभावशाली होना चाहिए, वो प्रभावित करना चाहिए। आप नाम लेना शायद किसी एक व्यक्ति का थोड़ा एक कठिन चीज़। चलिए, आपकी धर्मपत्नी एक उच्च ओहदे पर है, IAS ऑफिसर हैं जी। तो वो भी आपका सहयोग करते हैं समाज सेवा में? नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, ये आपकी अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा है। मैं एक प्रोफेसर, मेरे माता पिता दोनों ही प्रोफेसर रहे हैं, और मेरी धर्मपत्नी जो हैं उनके पिताजी भी सैन्य सेवाओं में ही रहे। तो ये कल्चर है जो आपके परिवार में उत्पन्न होता है, ये एक भाव है जिसको आप देखते हो शुरू से। जैसे एक शिक्षक है, उसका भाव ये है कि वो आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा है। जी। जो एक सेना में कोई अधिकारी है, तो एक भाव है कि वो अपने परिवार को कम समय देकर राष्ट्र को ज़्यादा समय दे रहा है। तो ये भाव अगली जनरेशन में भी पास ऑन होता है। आप देखेंगे इसको, तो वो एक भाव हमेशा आपके मन में रहता है, वो हमारी पीढ़ी में भी रहेगा, हम में भी रहेगा। तो ये जनरेशनल चीज़ है एक। चलिए मेजर जी, अवार्ड्स की बात करते हैं। अवार्ड्स और रिगार्ड्स हमेशा सेना में मिलते हैं। सेना में रहते हुए आपको कितने अवार्ड्स मिले, और सेना के जो कार्यकाल की मुक्ति थी उसके पश्चात में कौन से रिगार्ड्स मिले? देखिए, मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त रहा पिछले 11 सालों में कि जहाँ पे भी मैं, चाहे लेह लद्दाख में रहा, उसके बाद मेरा रहना उधमपुर में रहा, दिल्ली, जयपुर, मेरठ, अफ़गानिस्तान, कहीं पे भी जहाँ पे भी मेरा रहना हुआ, मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से प्रशस्ति प्राप्त करने का एक मौका मिला। और शायद हम इस चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे थे, हमारा काम ये था कि जहाँ पे भी हम रहें वहाँ पे हम अच्छा काम कर सकें, और ये तो हमारा कर्तव्य है, जो कि नौकरी निष्ठा जिसको मैं नाम देना चाहूँगा। लेकिन उसके अलावा कि वहाँ पे रहते हुए हम और क्या कंट्रीब्यूट कर सके। जैसे जिस समय मैं मेरठ था, उस समय कोरोना काल चल रहा था, और मेरी धर्मपत्नी भी वहीं थी उस समय। तो हमारी कोशिश रही कि अगर हम अब यहाँ पर हैं तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फलों के रूप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके, अनाज का वितरण करके, खाना देकर, अस्पताल में किसी की मदद कर कर, ये एक सामान्य प्रक्रिया, इसको हाईलाइट ना करके इसको अपनी जिम्मेवारी मानना शायद मैं बेहतर समझूँ। चलिए, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई हैं, और आजकल युवा इसमें धंसता जा रहा है। नशा बहुत ज़्यादा, अगर हरियाणा की बात करें, कुरुक्षेत्र से हैं तो हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा नशा है। तो क्या बोलना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, शायद मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के साथ साथ ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और मेरा अपना ऐसा पर्सनल मानना है कि ये जो आधुनिकीकरण हुआ है समाज का, जैसे मोबाइल का प्रयोग, मैं कई बार अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि जिस प्रकार से नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, कुछ समय में आप देखेंगे कि मोबाइल मुक्ति केंद्र भी आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जो हमारी डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी पे, वो, और आज आप
इस विषय को इतनी गंभीरता से ना लें, लेकिन मैं आपको 100% अश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में एक ये इशू है। जो इन्वॉल्वमेंट है एक छोटे रोजगार प्राप्त व्यक्ति से लेके एक बड़े अधिकारी तक, जो इन्वॉल्वमेंट हो गई है एक मीडिया के थ्रू, मीडिया का मेरा कहने का तर्क है जो कम्युनिकेशन का जरिया है उसके थ्रू, तो शायद हम व्यक्ति विशेष की भावनाओं से अपने आप को कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। युवाओं को खेल कूद में, अपने परिवार के साथ समय बिताने में, इन चीज़ों में शायद अगर हम ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें तो वो शायद बेहतर होगा। वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में आपको बदलाव मिलेगा। आपको खेलों के क्षेत्र में अब युवाओं की रुचि बेहतर मिलेगी और वो रिफ्लेक्ट भी होती है जब हम मेडल्स की बात करते हैं। बिल्कुल। सेना के क्षेत्र में आपको अच्छे अधिकारियों का अब देखना, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, लेकिन अब रुचि आपको बढ़ी हुई मिलेगी। प्रशासनिक सेवाओं में आप देखेंगे कि बच्चे बहुत रुचि लेकर मेहनत करते हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, खेल कूद है, युवाओं का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। लेकिन उसमें मेरा ये मानना है कि उनको आपस में आप उनका संपर्क कैसे करा पा रहे हैं, ये एक बहुत अहम भूमिका मीडिया की भी, समाज की भी रहेगी कि वो अच्छे जो लोग हैं वो एक समूह में कैसे बैठ सकें, वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकें और अपने ज़िले की, प्रदेश की, देश की उन्नति में कैसे सहयोग कर सकें। तो अच्छे जो ब्रेन्स हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, ये एक अहम भूमिका कुछ लोगों को समाज में निभानी पड़ेगी। धन्यवाद मेजर। थैंक यू। हमारे साथ भी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे मेजर अभिमन्यु सिंह, जिन्होंने कहा कि जो युवा है आजकल जैसे नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं तो किसी ना किसी एक दिन मोबाइल मुक्ति केंद्र भी खोलने पड़ेंगे। और बिल्कुल सच है, क्योंकि आज का युवा अगर खेलों में अग्रसर है तो मोबाइल या गेम्स में भी लगातार बढ़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चों के आप हमेशा सोशल मीडिया पर कई हादसे भी देख चुके हैं, चाहे वो आत्महत्या के हैं, चाहे वो माँ बाप पर जो है अटैक करने के हैं। तो फिलहाल हमारे साथ में मौजूद थे मेजर अभिमन्यु सिंह, जो कि सेना में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और समाज सेवा का अहम योगदान दे रहे हैं। और राजनीति के विषय में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो किसी न किसी दिन वो राजनीति में ज़रूर अपना पड़ाव रखेंगे। तो फिलहाल ऐसे ही देखते रहें नवतेज टीवी।